अभी तक हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्किन एवं हेलो एरेन्स। अभी तक हम इससे पूर्व वाले वीडियो में हेलो एल्किन एवं हेलो एरिन क्या होती है, इसके जो कुछ उपयोग, इसकी एप्लीकेशन नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में और सिंथेटिक प्रोडक्ट के रूप में ये देख चुके हैं। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, इसका आईयूपीएसी नामकरण पढ़ चुके हैं और इसके विरेचन की विधियां पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी एनसीईआरटी बुक को कंसिडर करते हुए, वो है इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यदि आपको आरपीएससी क्रैक करना है तो आप इन वीडियो को देखिए और एनसीईआरटी को मेरे अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन पढ़िए, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट, लगभग सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हेलो एल्केन और सबसे पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केनों की अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे हम हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया। तो जो हेलो एल्केन है, तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देती है। एक तो देती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा देता है ये निराकरण यानी विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया। तीसरा है हमारे पास धातुओं के साथ अभिक्रिया, मेटलेशन, धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्लियर, तीनों पढ़ेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए आपको अच्छे से पता है, जो एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन बंद होता है, वो बंद क्या होता है, ध्रुवीय। क्या होता है, ध्रुवीय। जब ये ध्रुवीय होता है तो इस कारण से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है कार्बन पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है हेलोजन पे। और आने वाला न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। तो और यहाँ पर उसे आराम से अवेलेबल है, इसलिए कार्बन पे आराम से अटैक कर लेता है और इसलिए जो एल्किल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दे देती है। क्लियर। तो देखिए पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ जाता है और लिविंग ग्रुप निकल जाता है, एक्स माइनस ग्रुप में प्रोडक्ट बन जाता है नया। ठीक है, अब इसमें खास बात यह है कि ये, क्योंकि ये दो प्रकार से हो सकती है, एक तो बैक अटैक एक स्टेप या टू स्टेप में, तो इसको हम समझेंगे आगे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इसकी क्रियाविधि आने से पहले कुछ अभिकर्मक और उनसे कौन कौन से नाभिक नहीं बनते। देखो इसमें हम ध्यान देते हैं वो ये है, देखिए NOH KOH, इससे हमें जो नाभिक से नहीं मिलता OH माइनस मिलता है और OH जुड़ जाएगा तो एल्कोहल हमें मुख्य उत्पाद मिलेगा। इस प्रकार H2O से भी ये H2O ही अटैक करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, अच्छा नाभिक नहीं होता है और एक H निकल जाता है और इससे भी एल्कोहल ही मिलता है। ठीक है, क्लियर, दो रिएजेंट क्लियर। तीसरे बाय सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोल्ट ग्रुप में रहता है तो इससे मिलता है हमें R-O माइनस, तो ये जुड़ेगा ईथर मिलेगा हमें प्रोडक्ट। सोडियम आयोडाइड से I माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और एल्किल हैलाइड हमें, एल्किल आयोडाइड हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जस्ट लाइक फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया जो मैंने पढ़ाई थी ना आपको। और अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो पूरा अमोनिया ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और हमें मिल जाएगा एमाइड, प्राथमिक एमीन। तो यदि प्राथमिक एमीन से रिएक्शन कराएंगे तो एक और आर आ जाएगा, मिलेगी हमें द्वितीयक एमीन। यदि द्वितीयक एमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो इसके पास एक और एच है ना, इसलिए मिल जाएगा हमें टर्शरी एमीन। क्लियर। अब इसके बाद KCN आया, KCN से हमें मिलता है न्यूक्लियोफाइल CN माइनस। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशन है KCN की। अगर हमें CN माइनस मिलता है, मतलब अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, KCN में कार्बन जुड़ा हुआ, अगर कार्बन से जुड़ता है प्रोडक्ट तो एल्किल साइनाइड मिलता है, नयन नाइट्राइल। और यदि AgCN से जुड़ा हो तो ये सिल्वर और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, वो है हमारे पास सहसंयोजक, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन से जुड़ता है और आइसोसाइनाइड मिलता है प्रोडक्ट आइसोनाइट्राइल। ठीक है, इस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन काम करेगा, नाइट्रोजन। KNO2 में
अगर किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा, तब तो KNO2 में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ऑक्सीजन अटैकिंग पॉइंट है, तो एल्किल नाइट्राइट। और यदि हमारे पास नाइट्रोजन अटैकिंग पॉइंट है तो हमारा मिलेगा हमें नाइट्रो एल्केन। अब यह एक दो एजेंट आए, ये वाले और ये वाले, क्लियर। इन दोनों पर हम डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या एक्चुअल में। तो आगे बढ़ते हैं, इन रिएजेंट को देखते हैं। देखिए इन रिएजेंट पे आ जाते हैं। हमें एक वर्ड सुना होगा आपने, उभयदंतु, उभयदंती नाभिक रागी, नाभिक स्नेही। उभयदंती नाभिक स्नेही क्या होता है कि क्या होता है, साइनाइड तथा नाइट्राइड जैसा समूह में दो नाभिक रागी केंद्र होते हैं, दो नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं, मतलब दो सेंटर ऐसे होते हैं जहां से ये अटैक कर सकता है। मतलब जैसे CN है, ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है और कार्बन से भी अटैक कर सकता है, लेकिन एक बार में एक से अटैक करेगा, ठीक है। तो वास्तव में साइनाइड समूह दो अंशदायी संरचनाओं का संकर होता है। जैसे कि साइनाइड को लिखो C∧N, ये माइनस। यदि इसकी अनुनादी संरचना की बात करें तो देखो, अगर डबल बॉन्ड ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो C∧N, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बन गया इधर कार्बन, ये दोनों नेगेटिव चार्ज का क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अर्थात कार्बन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप एल्किल साइनाइड अगर कार्बन से जुड़ेगा, एल्किल साइनाइड और नाइट्रोजन जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड बनता। इसी प्रकार नाइट्राइड भी क्या है, उभयदंती नाभिक रागी है, इसमें भी दो केंद्र है, क्लियर। अब यह क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, इसको उदाहरण से समझ लो कि हेलो एल्केन की KCN से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड प्रमुख उत्पाद बनता है। ये कैसे बनता है समझाइए। देखिए इसने साफ साफ लिखा, कितना अच्छा लिखा। देखिए KCN प्रमुखतः क्या है, आयनिक यौगिक, तथा विलयन में साइनाइड आयन देता है। विलयन में क्या देता है ये, जैसे ही KCN को पानी में डाला, K प्लस प्लस CN माइनस में टूट जाएगा। नाइट्रोजन के नेगेटिव किसके पास है, कार्बन के पास। इस बार अटैकिंग साइड कौन रहेगी, कार्बन, ठीक है। यद्यपि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, परंतु आक्रमण मुख्यतः कार्बन के द्वारा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन बंध की तुलना में अधिक स्थायी होता है। और AgCN में से संयोग प्रकृति का होता है तथा नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युगल प्रदान करने के लिए सक्षम होता है। देखो इसको समझने का सीधा सा तरीका है कि आप रिएक्शन करा रहे हो एक तो KCN से और एक रिएक्शन करवा रहे हो AgCN से। KCN को जैसे ही विलयन में डाला, ये K प्लस प्लस CN माइनस में टूट गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं खोल कर लिखूं तो C∧N नेगेटिव है, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़ा है, इससे भी ये अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों नाभिक संरचनाएं थी, इससे आ जाता है, क्लियर। तो जैसे ही दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये अटैक करता है कार्बन से, क्योंकि कार्बन कार्बन बंध कार्बन नाइट्रोजन बंध की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी क्या, चाहे आप दैनिक जीवन में देखिए या रासायनिक केमिस्ट्री में देखिए, वही पथ फॉलो होता है जिससे उसे क्या मिलता हो, स्थायित्व मिलता हो, क्लियर। लेकिन AgCN के केस में आपको देखो तो यहाँ पर साइट ही एक अवेलेबल, क्योंकि ये AgCN तो कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध है। इस कारण से अटैक ही कहाँ से कर पाएगा, ये अटैक ही कर पाएगा नाइट्रोजन से, इसलिए यहाँ से तो आइसोसाइनाइड ही बनता है। क्लियर होगी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसकी क्रियाविधि। देखो अभी तक हमने इसके रिएजेंट देख ली है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ये देख लिया। अब आते हैं इसकी क्रियाविधि पर। क्रियाविधि में देखिए, पहली मैं बता रहा हूँ आपको, पहली क्रियाविधि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब द्विअणुक यानी SN2 फेमस अभिक्रिया। SN2 में क्या होता है, ये रिएजेंट है। देखो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, ये लिविंग ग्रुप है Cl, ये कौन सा बंध है, सिग्मा बंध। इसका जस्ट अपोजिट होगा सिग्मा प्रतिबंधी, ये तो बंदी बंध है, तो इसके पास प्रतिबंधी अणुकक्षक होगा ना सिग्मा स्टार, वो पड़ा खाली। अगर ये बैक साइड से
ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए आने वाला न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में क्या देता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो जो बंद क्रम होता है, अगर आपने एमओटी पढ़ी हो तो जो बंद क्रम होता है वो बंदी इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन बटा 2 होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आए तो 2 बंदी थे, 0 था, बटा 2 बराबर 1, एक सिंगल बॉन्ड उपस्थित था कार्बन क्लोरीन के बीच में। लेकिन जैसे ही प्रतिबंधी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो बंद क्रम क्या हो रहा, कम हो रहा है, एक से कम हो रहा है, तो बंद लंबाई बढ़ रही है, तो बंद लंबाई बढ़ने के कारण ये बंद क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, तो आसानी से टूट जाएगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये बंद टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर ले रहा है। अब ये धीरे धीरे दे रहा, धीरे धीरे ले रहा, तो बन गई इसमें टीएस संक्रमण अवस्था। ये अभी तक इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी ये बंद बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी ये बंद टूट रहा है। इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, ये बन गया आपके पास ट्रांजिशन स्टेट। जिसको बनना था बन चुका, जिसको टूटना था टूट चुका, और ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट। और ये इसका, इसमें बंद इधर थे, अब ये यूं हो गया, इसमें हो गया इन्वर्जन, प्रतिपन, इसको कहते हैं वाल्डन प्रतिपन। अब देखो जो फर्स्ट स्टेप है ये है स्लो एंड आरडीएस। स्लो एंड आरडीएस यानी धीमा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस ये क्या है, इसमें दोनों क्रियाकारक और आने वाला न्यूक्लियोफाइल भाग ले रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या है, 2, इसलिए इसको कहते हैं द्विअणु। फर्स्ट स्टेप में तो ये टेस्ट टूट जाती है, क्लियर। अब देखिए इसके बाद अब एक बात ये आ रही है कि विन्यास का प्रतिपन हो गया, मतलब अगर आपने ये लिया, क्या लिया, देखो इसमें ये ऐसे था, ये वेज था, और ये डैश था, और ये सीएल था। प्रोडक्ट के बाद क्या हुआ कि ये ऐसा हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये वेज का वेज है और सीएल का सीएल। ऐसा लग रहा कि ये इधर पलटकर इधर आ गया, मतलब छाता उलट गया, तो कहते हैं वाल्डन प्रतिपन। आपको क्या लगता है कि वाल्डन प्रतिपन का मतलब आर से कैपिटल एस, कैपिटल डी से स्मॉल डी, स्मॉल कैपिटल एल, स्मॉल डी से स्मॉल एल, या स्मॉल एल से स्मॉल डी, या इस कैपिटल एस से कैपिटल आर, ये होता है मतलब विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता? नहीं, वाल्डन प्रतिपन का मतलब वाल्डन प्रतिपन होता, वाल्डन प्रतिपन के दौरान उसका विन्यास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो या ना हो, ये कोई कंफर्म नहीं है। वाल्डन प्रतिपन का मतलब ऐसा लगता है कि बॉन्ड उलट गए, बॉन्ड उलटने के बाद भी अगर उसका विन्यास सेम आ रहा हो तो भी वो वाल्डन प्रतिपन ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना, क्लियर। यही समझाया इस पूरे पैराग्राफ में। अब देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब बन गया, आराम से दिख रहा, ये वेज का वेज दिख रहा, बाहर की तरफ है, डैश का डैश दिख रहा, अंदर की तरफ, और 2 प्लेन में है। ये वेज डैश क्या बना रखा है भाई साहब, ये वेज डैश है गलत। वेज डैश हमेशा एक्सटर्नल एंगल पर बनते हैं, देखो कैसे बनते हैं, ये बी आर, और देखो ये वेज डैश बनाकर बताता हूँ मैं आपको, ये गलत बना रखा था, ये मिस प्रिंट हो रही है यहाँ पर, देखो ये 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 बी आर, ये आयोडीन, ये है हमारे पास सी एल, और ये डैश पर एच। इसका बनाना है हमें दर्पण प्रतिबिंब। देखो हमेशा ये एक्सटर्नल एंगल पर बनाए जाते हैं वेज डैश, ये अंदर बना दिया, ये गलत है। अब देखो दूसरा, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये इधर दिखेगा, ये बी आर का बी आर है, सी एल का सी एल है, सॉरी आयोडीन का आयोडीन है, और देखो ये वेज पे कौन था, वेज पर भी वही है सी एल, और डैश पर भी एच, क्लियर। ये ऐसे रहता। अब आते हैं हम SN2 पे। SN2 में देखो, अगर ये SN2 में क्या करता है, बैक अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है, तो इसका ये संभावना होनी चाहिए कि आसानी से इस कार्बन सेंटर तक पहुंच जाए अटैक करने के लिए। तो इसको बीच में रास्ते में बहुत कम क्या मिलना चाहिए, बाधा, हिंड्रेंस, प्रतिरोध मिलना चाहिए। अब यदि ये जुड़े हुए समूह H की जगह कोई मिथाइल समूह जुड़ गया
तो ये इसे क्या करेगा, ज़्यादा प्रतिपादित करेगा, तो आसानी से नहीं हो पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन गिरेगी। इसी प्रकार यदि 2 ग्रुप जुड़ गए हो तो इसे यहाँ पर आने में और मुश्किल होगी, और 3 ग्रुप जुड़ गए हो तो ये यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। जब आएगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे कर पाएगा? इसलिए सबसे ज़्यादा एसेंटो अभिक्रिया होती है प्राथमिक हैलाइड के साथ, फिर द्वितीय और सबसे कम तृतीयक हैलाइड। यानी SN2 के प्रति अभिक्रिया का जो क्रियाशीलता का क्रम है वो क्या है? प्राथमिक, तो उसके बाद द्वितीयक और सबसे कम तृतीयक। क्लियर? देखिए अब SN2 पढ़ ली है तो हम आते हैं SN1 पर। SN1 में क्या होता है? ये एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये आपकी क्लियर होगी किससे? क्रियाविधि से। देखो क्रियाविधि में समझा देता हूँ। होता क्या है कि CH3 देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। देखो कार्बन, ये और ये, देखो एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3 और चौथा CH, ये Br, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम OH माइनस। देखो अब ये डायरेक्ट SN2 तो दे नहीं सकता क्योंकि 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होगी इस बार? SN1। सर्वप्रथम क्या होता है, नाभिक स्नेही और पोलर विलायक की उपस्थिति में, पोलर सोलवेंट की उपस्थिति में ये क्या होता है, ये बंध टूट जाता है, टूटते ही बन जाता कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन होता है त्रिकोणीय समतलीय, क्या होता है? sp2 संकरण होता है, और ये होता है त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय होने के कारण इस पर आने वाला, एक्चुअल में कैसे होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि त्रिकोणीय समतलीय, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। जितनी संभावना ऊपर से अटैक करने की है उतनी संभावना नीचे से अटैक करने की। लेकिन क्या होता है जब ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है तो हम ये क्या, पहले धीरे धीरे ये ब्रोमीन और कार्बोकेटाइन की दूरी बढ़ती है। पहले ऐसा होते हैं आयन पेयर बनते, फिर इंटीमेट आयन पेयर बनते, फिर ये दूरी बढ़ती है। तो जैसे जैसे दूर होता है ना तब तक बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, बैक साइड से अटैक करने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए 100% रेसिमिक मिक्सचर तो मिलता ही नहीं है। देखो इसको और क्लियर कर लेते हैं। कैसे? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे ही ये आया RBr है मान ले जाए, ये अभिक्रिया हो रही तो शुरुआत में तो क्या होगा, ये R प्लस और Br माइनस में बनेगा। ठीक है, ये बन गया इंटीमेट आयन। फिर ये धीरे धीरे दूर होंगे थोड़े, है ना। पहले तो आयन बने फिर थोड़े दूर हुए, है ना, और दूर हुए तो इंटीमेट आयन पेयर बन गए। पहले तो ये प्लस माइनस बने, फिर इंटीमेट आयन बने, फिर इनमें सोल्वेशन हुआ और ये Br दोनों दूर दूर गए। देखो R प्लस के चारों ओर सोलवेंट आ गया और इसके चारों ओर भी क्या आ गया, सोलवेंट आ गया। Br माइनस के चारों ओर भी सोलवेंट आ गया। देखो एक्चुअल में होता क्या है, फिर क्या होता है कि इसमें ये होता है आने वाला यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल, देखो कलर चेंज करता हूँ मैं, हाँ, आने वाला न्यूक्लियोफाइल इधर से ही अटैक कर सकता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इधर से ज्यादा अटैक करेगा और इधर से थोड़ा कम अटैक करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से समान रूप से अटैक कर सकता है। अब बैक साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर तो बनता है लेकिन विद इन्वर्टेड प्रोडक्ट, प्रतिस्थापन प्रतिपन के द्वारा बनता। मतलब जो हम पढ़ते थे ना कि 100% रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, वो बनता नहीं है। आप ही सोचो ना कैसे मिलेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल क्या वेट करेगा क्या कि पहले पूरा कार्बोकेटाइन बन जाए तब मैं अटैक करूंगा, ब्रोमीन दूर दूर तक चले जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ये सब जैसे जगह मिलेगी अटैक करेगा, इसको आंखें नहीं है, कोई समझदार नहीं है, इसको जहां पर भी सेंटर मिलेगा पॉजिटिव वहां पर अटैक कर लेगा। क्लियर? तो देखो ये देखिए, ये CH3 ये पहला चरण दूसरा चरण। अब इसमें मैंने पूरा आपके एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। अब इसी के बेसिस पर हम एक और पढ़ लेते हैं, किसमें,
एक तो पढ़ते हम एलिल हैलाइड और बेंजाइलिक, मतलब हाँ, एलिलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड रिएक्शन में अभिक्रिया क्यों देते हैं इसको भी समझ लेते। देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता था, CH2C डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर ये ये डबल पॉजिटिव बन जाए कार्बोकेटाइन तो ये अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता था, स्थायी हो जाता था, H2C प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो वापस क्या हो जाएगा, इसमें अनुनाद चालू हो जाएगा, अनुनाद के कारण ये स्थायी है। इसी प्रकार बेंजाइलिक में अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजीन के रिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा पॉजिटिव चार्ज रिंग में घूम जाता, तो चार्ज जितना डिस्पर्स होगा उसका स्थायित्व उतना ही बढ़ेगा। तो इन दोनों का बनने वाला कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती का स्थायित्व के कारण ये दोनों भी क्या देते हैं, SN1 अभिक्रिया ही देते हैं SN2 की तुलना में। क्लियर। अब ये एग्जाम्पल है वो ये है, देखिए निम्नलिखित हैलोजन यौगिकों का युगलों में कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया तीव्र गति से देगा। देखो एक तो ये और ये, सोचो ये 2 डिग्री है, या अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री ज्यादा देता ना इंडियन कम, तो इसमें तो ये आंसर है। इसमें देखो अगर हम आयोडीन ब्रोमीन अगर एल्किल समूह समान है और जुड़ने वाला हैलोजन अलग अलग है तो फिर आयोडीन वाला बंद कमजोर होता है, वो जल्दी टूटता है, फिर ब्रोमीन वाला सबसे मजबूत होता है फुलने वाला। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आयोडीन वाला। क्यों, क्योंकि आपको आने वाला न्यूक्लियोफाइल ही डिसाइड नहीं करता, लिविंग ग्रुप भी डिसाइड कर देता। इनमें देखिए एक बन रहा आपके F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, तो लिविंग ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज बढ़ने के कारण ये तो छोटा और ये बड़ा। अब एक छोटी सी जगह में मान लिया जाए 2 लोग रह रहे हैं और एक जो बड़ी जगह पे 2 लोग रह रहे हैं, इनमें प्रतिकर्षण कम होगा बड़ी साइज वाले में, इसलिए उसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा, इसलिए I माइनस आयोडीन I माइनस के रूप में तुरंत बाहर निकल जाता है, यानी गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि उसमें उसके ऊपर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच में मिनिमम प्रतिकर्षण होता है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है इसकी तुलना में। क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया हो तो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अब इसके त्रिवियम पहलू पर और समता एक्रियलता पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।